नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, हिस्ट्री के धमाकेदार टेस्ट की तीसरी इंपॉर्टेंट क्लास लेकर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे, अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि दशराग्य, ये यहाँ पर लिखेंगे दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। हमारे पास दोस्तों बहुत सारे कमेंट आए थे कि सर आप अच्छा पढ़ाते हैं बट आप बहुत तेज़ी से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आज हम धीरे धीरे आपको चीज़ें समझाने का प्रयास करेंगे, और अगर आप लोगों को लगे कि ये ठीक आपका स्पीड है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। देखिए, दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऋग्वेद है, ये हमारा जो जितने भी वेद हैं उसमें सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद में आपके कुल 10 मंडल हैं, और उसका जो दोस्तों जो आपका 7वां मंडल है, उसी मंडल में आपके दशराग युद्ध का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं दशराग युद्ध की दोस्तों, तो यह आपके परुष्णी नदी के नीचे आपके तट पर लड़ा गया था। और परुष्णी की बात करते हैं तो यह इसका प्राचीन नाम है, और इस समय इसका नाम आपके रावी हो गया है। रावी नदी की बात आप लोग जानते ही होंगे। तो अगर आपकी ऑप्शन में परुष्णी रहे तो उसको सही कीजिएगा, रावी रहे तो उसको सही कीजिएगा, नाम दोनों का एक ही है। दशराग युद्ध की बात करते हैं तो किसके किसके बीच लड़ा गया, तो सुदास और 10 जनों के बीच में, सुदास एंड 10 जनों के बीच में यह युद्ध आपके लड़ा गया था, और जिसमें आपकी सुदास की विजय हुई थी। इस बात को नोट करके चलेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बिंबिसार ने किसको भेजा था, तो दोस्तों बिंबिसार के आपके राजवैद्य थे, बिंबिसार के आपके राजवैद्य थे जिनका नाम था जीवक। इनको ही इन्होंने आपके महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। बिंबिसार की बात करते हैं दोस्तों कि हमने आपके पहले ही जो हमारा जो पहला यहाँ पर इसका वीडियो था इतिहास का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि बिंबिसार कितने वर्षों तक मगध की गद्दी पर शासन को संभाला था। तो हमने आपको बताया था 52 वर्ष तक। आज कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक इनके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर जान लीजिए दोस्तों, हमने बताया था कि आपके ये हरियंक वंश के संस्थापक हैं। एक कौन से आपका हरियंक वंश, उसके संस्थापक हैं आपके कौन, बिंबिसार। इसके बाद दोस्तों आपके इसका संस्थापक नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों जान लीजिए कि जो आपके बिंबिसार जी हैं, यह आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। किसके, आपके बौद्ध धर्म के आपके अनुयायी हैं। इस बात को भी नोट करके चलेंगे। जब भी हमारे साथ आप इतिहास पढ़ने बैठें तो एक नोटबुक लेकर बैठें, और जो भी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा में नोट कराई जाती हैं उसको नोट करके चलिए, क्योंकि आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि बिंबिसार किस धर्म के अनुयायी थे। तो आपको ये नहीं कहना है कि अरे आपने तो क्वेश्चन नहीं कराया था। यहाँ पर जो चीज़ें लिखा रही है उसको भी नोट करके चलेंगे, तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो आप कहेंगे कि बौद्ध धर्म। इसके बाद दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद आपके हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि जो बिंबिसार महोदय हैं, यह दोस्तों जो अंग महाजनपद था, अंग महाजनपद को जानते हैं, जिसकी राजधानी आपकी चंपा थी। इसका दोस्तों आपके शासक थे, आपके इनके शासक थे किसके, इस महाजनपद के शासक थे ब्रह्मदत्त। और इनको ही पराजित करके बिंबिसार ने अंग महाजनपद का विलय मगध में कर लिया था। ये बात आपकी समझ में आ गई। मैंने आपको चीज़ें समझा दी बिना लिखे हुए, आपको सिर्फ बोलकर समझा दिया है, थोड़ी बहुत चीज़ें लिखकर। तो इस प्रकार से समझ लीजिए कि जो बिंबिसार महोदय हैं, ये जो अंग महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी, इसके शासक थे आपके ब्रह्मदत्त। इनको ही पराजित करके इन्होंने अंग महाजनपद का विलय मगध में कर लिया था। इस बात को आपसे पूछ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि अशोक के किस अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा कौशाम्बी का अभिलेख। जो अशोक का कौशाम्बी अभिलेख था उसको आपको रानी का अभिलेख कहते हैं। इस बात को नोट करके चलेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये वाला, रानी का अभिलेख वाला। तो इसको आपको स्टार मार्क के नोट कर लीजिएगा। तो अशोक के कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताने चल रहे हैं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। पहली बात दोस्तों इनके बारे में नोट कर लीजिए कि जो अशोक महोदय हैं, यह सम्राट बनने से पहले अवंती के राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कहाँ के राज्यपाल थे शासक बनने से पहले, तो अवंती के आपके राज्यपाल थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको नोट करनी है इनके बारे में कि क्या नोट करनी है कि अशोक के नाम अलग अलग मिलते हैं। कहीं पर इनका नाम प्रियदर्शी मिलता है, कहीं पर अशोक वर्धन मिलता है, लेकिन इनका रियल नाम अशोक कहाँ पर मिलता है, किस अभिलेख में, तो इनके मास्की और गुर्जर अभिलेख में। ये भी क्वेश्चन कई बार से पूछा गया कि अशोक की किस अभिलेख में उनका नाम अशोक ही मिलता है। तो मास्की और गुर्जर अभिलेख में इनका नाम अशोक बताया गया है। ठीक है, मास्की और गुर्जर अभिलेख में इनका नाम अशोक मिलता है। तीसरी बात इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको नोट करनी है, जो परीक्षा में कई बार आपसे पूछ भी सकता है, कि यहाँ पर दोस्तों एक आपके हैं टॉलमी फिलाडेल्फस। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, टॉलमी फिलाडेल्फस। टॉलमी द्वितीय से फिर द्वितीय कहते हैं, फिर टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय कहते हैं। इन्होंने इनके एक राजदूत थे जिनका नाम आपके डियानीसियस था। आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, डियानीसियस। इस राजदूत को आपके अशोक के दरबार में भेजा था।
तो क्वेश्चन आपको कई प्रकार से पूछ लेता है कि आपके डियानीसियस किसके दरबार में आया, तो आप लोग कहेंगे कि अशोक के दरबार में। अशोक के दरबार में कौन सा यात्री आया, तो डियानीसियस आया। और डियानीसियस किसका राजदूत था, तो टालमी फिलाडेल्फस सेकंड का था। इतनी बातें नोट करके चलेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे चलने से पहले चौथी बात इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है कि अशोक दोस्तों आपके पहले ये शैव धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। बाद में दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। तो इन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी किसने थी, तो याद रखेंगे कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने, उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। इतनी बातें नोट करके चलेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने अशोक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता दिए है। जैसे 261 ईसा पूर्व में BC में आपके कलिंग का युद्ध लड़ा था। 269 ईसा पूर्व में ये आपके दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुए थे। इन सब चीज़ों को चर्चा हमने कर ली है कि सुभद्रांगी इनकी माता का नाम था। तो आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। अगर आप हिस्ट्री की आपकी यही क्लास देख रहे हैं तो इसके पहले की हमारी पहली और दूसरी क्लास को बस देख लीजिएगा, क्योंकि सभी वीडियो में आपको चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नोट कराई जा रही हैं, इसलिए एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। और प्रत्येक शाम 4 बजे इसकी क्लास आती है। आज थोड़ा सा विलंब हो गया है, बट प्रत्येक शाम को 4 बजे आपको क्लास इसकी मिल जाती है। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त हैं ये आपके गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। दोस्तों विष्णुगुप्त एक व्यक्ति का और नाम था जिनका नाम आप लोग जानते हैं चाणक्य। चाणक्य का एक नाम विष्णुगुप्त भी था, लेकिन वो विष्णुगुप्त ये नहीं है, ये दूसरे विष्णुगुप्त हैं जो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। गुप्त वंश की बात करते हैं तो इसके संस्थापक होते हैं श्रीगुप्त। इनके आपके 240 से लेकर 280 तक आपके रहते हैं, 80 ईस्वी तक। उसके बाद आपके घटोत्कच इनका उत्तराधिकारी बनता है, घटोत्कच। और इसके बाद दोस्तों आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम। कौन आते हैं, इनके बाद आते हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम, जो आपके गुप्त वंश के आपके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत भी आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने ही चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। किसकी, आपके जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बट बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल में जब पेपर आते हैं तब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सामान्य लेवल का नहीं है। तो बात करते हैं किसकी, बात करते हैं ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो सही उत्तर हो जाएगा आपके गोपाल ने। पाल वंश के संस्थापक, जो पाल वंश के संस्थापक हैं गोपाल, इन्होंने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस बात को नोट करके चलिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए गोपाल आपकी 750 ईस्वी में इन्होंने गोपाल वंश की स्थापना की थी, और ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल जी जो गोपाल थे ये आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, इस बात को भी नोट करके चलेंगे। और पाल वंश जो है दोस्तों इसकी राजधानी क्या थी, तो पाल है इनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, तो इनकी राजधानी आपकी मुंगेर हुआ करती थी। इस बात को भी नोट करके चलेंगे कि मुंगेर इनकी राजधानी हुआ करती थी। पाल वंश की बात करते हैं तो पाल वंश के ही सबसे प्रतापी शासक थे आपके धर्मपाल। कौन थे, आपके धर्मपाल थे। और धर्मपाल की बात करते हैं तो यह आपके पाल वंश के सबसे महान शासक थे, जिन्होंने जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। इतनी चीज़ें अगर आपने नोट कर लिया तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन कि अपने विजय के उपलक्ष्य में किस शासक ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। दोस्तों जो ये मैं आपको PDF फाइल प्रदान करता हूँ, इसको आप PDF फाइल ऐसे ही रहने दीजिएगा। और जब आप 4 से 5 टेस्ट दे लें, इसका हमारी जो क्लास चलती है इसको 4-5 टेस्ट दे लें तो उसका रिवीजन भी करते रहें। और एक दिन अपना ये PDF खोल लीजिए, इसमें आंसर तो रहेगा नहीं, तो आप टेस्ट कर लेंगे कि मुझे कितना याद है और कितना भूल गया। इसीलिए ये PDF के लिए बहुत जरूरी है। तो टेलीग्राम ग्रुप को अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए और सारी PDF फाइल को प्राप्त कर लीजिए। देखिए अपने विजय के उपलक्ष्य में किस शासक ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और सही उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा ने। जो राणा कुंभा महोदय हैं इन्होंने आपके विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। और राणा कुंभा की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपके सिसोदिया वंश से संबंधित हैं। किस वंश से, आपके सिसोदिया वंश से। आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि बहुत ही प्रतापी शासक रहे हैं सिसोदिया वंश से। और दोस्तों सिसोदिया वंश की बात करते हैं तो सिसोदिया वंश वाले अपने को सूर्यवंशी कहते थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर पूछ ले कि किस वंश के शासक ने आपको सूर्यवंशी कहते थे, तो सिसोदिया वंश के शासक है। और सिसोदिया वंश कहाँ पर शासन करता था दोस्तों, आपके मेवाड़ पर, और मेवाड़ की ही राजधानी आपके चित्तौड़ थी। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। और इसी चित्तौड़ में आपके विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया, तो राणा कुंभा ने कराया है। इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई, पता हो गई कि राणा कुंभा सिसोदिया वंश से संबंधित थे। इन्होंने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे, और सिसोदिया वंश के शासक आपके मेवाड़ पर शासन करते थे, जिसकी राजधानी आपकी चित्तौड़ हुआ करती थी। आज का हमारा दोस्तों 7वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत हमारी एक प्यारी बहन है आपके अनिका भारद्वाज, उन्होंने हमसे कहा था कि आप सर थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई करिए, इसलिए हम आपको आज धीरे धीरे चीज़ें पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ।
ये क्वेश्चन दोस्तों बड़ा ही अच्छा है और बड़ा ही लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। बहुत सारे लोग इसमें भूल कर जाते हैं। जैसे ही वे इब्राहिम लोदी की बात सुनते हैं या फिर राणा सांगा की, तो उन्हें तो कभी कभी तो राणा सांगा का नाम सुनते ही 1527 ईस्वी वाला खानवा का युद्ध याद जाता है। कभी कभी तो लोग इस पर टिक मार देते हैं, और कभी कभी वो इब्राहिम लोदी वाले युद्ध जो इन्होंने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था वो याद आ जाता है। तो इसमें से कोई मार देते हैं, सन तो देखते ही नहीं है। आपसे ना तो ऐसा पूछ रहा है कि राणा सांगा बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, ना ही पूछ रहा है कि इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में 1528 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा था। तो विशेष रूप से इंपॉर्टेंट करके नोट करिएगा कि आपके खतौली का युद्ध, जो खतौली का युद्ध था ये आपके लड़ा गया था। खतौली का युद्ध नोट करके चलेंगे। और दोस्तों इब्राहिम लोदी की बात करते हैं तो लोदी वंश के अंतिम शासक थे और दिल्ली सल्तनत के भी अंतिम शासक थे। जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, इसमें ही दोस्तों आपके बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके आपके मुगल वंश की नींव डाली थी। किस वंश की नींव डाली थी? मुगल वंश की नींव डाली थी। बट भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को किसने आमंत्रण भेजा था? तो यहाँ पर आपको जाना चाहिए कि उसमें जो आपके पंजाब के शासक थे आपके दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी इन्होंने इनको आमंत्रण भेजा था। और इब्राहिम लोदी के ही चाचा, इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि आलम खां और आपके दोस्तों राणा सांगा, इन लोगों ने मिलकर आपके बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए बुलाया था। किसने? आपके दौलत खां लोधी, आलम खां और आपके राणा सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दुधारू पशुओं पर कौन सा कर लगाया जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों दो नवीन कर स्टार्ट किए थे। उसमें से एक कर ये भी था कि जो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, और उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था आपकी चराई कर। और इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। और अब आप लोग कहेंगे कि इसमें कौन सी ट्रिक है? इसमें ट्रिक है कि जो दुधारू पशु होते हैं उनको चराया जाता है, इसलिए कह देंगे कि इसके लिए आप याद कर सकते हैं कि चराई कर किस पर लगता था? तो दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। कौन सा कर? चराई कर। ट्रिक से याद हो गया आपके? बिल्कुल याद हो गया होगा। और दोस्तों आपको एक कर, दो मैंने बताया कि दो नवीन कर चलाए थे, तो उसमें एक कर था आपके चराई कर, एक था आपकी गढ़ी कर। और गढ़ी कर किस पर लगता था? आपकी घरों एवं झोपड़ी पर लगने वाला कर। घरों एवं झोपड़ी पर जो कर लगता था उसको आपको गढ़ी कर कहा जाता था। इस बात को याद करने का आपको फर्ज है। और दोनों क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। चराई कर के बारे में पूछ लिया, गढ़ी कर के बारे में भी आपसे पूछ ही सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा गठित दीवान इस्तिहाक किस विभाग से संबंधित है? बहुत लोग कहेंगे कि सर आप क्वेश्चन बड़े ही हार्ड लेवल के लेकर आते हैं, और कहेंगे बहुत लोग कि सिंपल लेकर आते हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन इसमें सिंपल लगेगा और कुछ क्वेश्चन आपको हार्ड लगेगा, इसलिए हमने पूरा आपके मॉडरेट लेवल का बनाया है। जैसे पेपर में पूछता है कुछ इजी, कुछ आपकी मॉडरेट और कुछ हार्ड, तो वैसे ही हमने भी बनाया है। इसलिए आपको सारे क्वेश्चन नोट कर लेने हैं, जो नहीं आ रहा है उसको याद कर लेना है, तभी तो आपकी हिस्ट्री इंप्रूवमेंट होगी। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा गठित दीवान ए इस्तिहाक किस विभाग से संबंधित है? तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपकी पेंशन विभाग सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पेंशन विभाग से संबंधित हो जाएगा आपका दीवान ए इस्तिहाक, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है और इसको नोट करके चलेंगे। और दीवान ए इस्तिहाक की बात करते हैं तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने इसका गठन किया था, दीवान ए इस्तिहाक का। फिर दीवान ए बंदगान का जो आपके क्या था दोस्तों आपका? फिर दीवान ए आपकी बंदगान था, और एक दीवानी बंदगान था, एक और एक नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, भी इसमें बता दूंगा आपको। दीवानी बंदगान था, एक और था दीवानी, और एक नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, उसकी भी आपको बनाया किसने था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और एक दीवानी अर्ज था जिसको आपकी बलबन ने बनाया था। एक दीवानी कोही था जिसको आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। तो ये कुछ आपके हैं जिसको हमने पिछली क्लास में आपसे डिस्कशन किया है, उसको आप याद करके चलिएगा। और एक दीवानी मुस्तखराज था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और फिरोज शाह तुगलक का एक और था जो इसमें आपको एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पर आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है कि संगम वंश के किस शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि संगम वंश का वह कौन शासक था जिसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपके बुक्का प्रथम ने आपके 1356 ईस्वी से लेकर आपके 1377 ईस्वी तक आपके विजयनगर की गद्दी पर आसीन रहे संगमवंश पर, तो उन्होंने ही वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। और हमने पिछली क्लासों में आपसे डिस्कशन किया है कि जो हरिहर द्वितीय थे इन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इस बात को आपको याद ही होगा, महाराजाधिराज, इसलिए इसको याद करके चलेंगे।
यहाँ पर थोड़ी बातें आप विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लेता है। तो विजयनगर की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ बैठता है जीत का शहर। विजयनगर जीत का शहर। विजयनगर की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। इसकी राजधानी क्या है विजयनगर की? तो विजयनगर की राजधानी आपकी हम्पी है। इस बात को नोट करके चलेंगे और यहाँ पर जान लेंगे कि विजयनगर की राजभाषा क्या है। तो विजयनगर की राजभाषा आपके तेलुगु है और तुंगभद्रा नदी के किनारे के विजयनगर बसा हुआ है। तो इतनी बातें आपको नोट करके चलनी है। और सही उत्तर क्या है? वेदमार्ग प्रतिष्ठापक के बाद किसने की थी? तो बुक्का प्रथम ने। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम 1919 किस वायसराय के समय में आया था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही उत्तर हो जाएगा आपके लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में, जो 1905 ईस्वी से लेकर 1910 ईस्वी तक कुल 5 वर्षों तक आपके वायसराय रहे। इनके ही समय में आपके लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम 1919 आया था, जो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था थी, एक पृथक निर्वाचन व्यवस्था की बात की गई थी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय की बात करते हैं तो इनके समय में 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपसे कई बार पूछ लेते हैं। इनके समय में जो चीज़ें हुई थी, पहली बात तो मुस्लिम लीग की स्थापना इनके समय में हुई थी। जो मुस्लिम लीग की स्थापना है वो भी आपके इनके समय में ही हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 ईस्वी में आपके ढाका में हुआ था और इसकी स्थापना की थी आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने। 1907 ईस्वी में जो आपके 1907 ईस्वी में जो सूरत एक आंदोलन के, जहाँ पर उसमें जो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें ही आपकी कांग्रेस 2 भागों में डिवाइड हो गई थी। कांग्रेस का आपके विभाजन हो गया था आपके नरम दल और गरम दल में। तो वो भी आपके लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ही समय में हुआ था। तो इतनी बातें आप नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खासी विद्रोह की बात करते हैं तो खासी विद्रोह आपकी कहाँ पर हुआ था? तो असम में हुआ था। असम में खासी विद्रोह हुआ था और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो तीरथ सिंह सही उत्तर हो जाएगा। तीरथ सिंह सही उत्तर हो जाएगा। और आपकी खासी विद्रोह की बात करते हैं तो यह हुआ कब था? तो आपके 1833 ईस्वी में। 1833 ईस्वी में खासी विद्रोह हुआ जो आपके असम हुआ था और तीरथ सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। दोस्तों तीरथ सिंह और आपके तीरथ सिंह में अंतर है, इस बात को नोट करके चलिएगा वरना आप लोग भूल जाते हैं। तो तीरथ सिंह दोस्तों इन्होंने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था और जो आप एक जानते हैं आपके तीरथ सिंह, जो आप एक तीरथ सिंह जानते हैं, उन्होंने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। इस बात को आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है कि जो नील विद्रोह हुआ था उसका आपके नेतृत्व किया था आपके तीरथ सिंह ने। इस बात को जानकर चलेंगे। और आपके नील विद्रोह बंगाल और बिहार में हुआ था और 1854 ईस्वी से लेकर 1862 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नोट करके चली हैं और यही क्वेश्चन है जो आपके पेपर में बार बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल दोनों मिलकर एक हो गया और मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर हो जाएगा कि जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जो आपके लखनऊ अधिवेशन हुआ था आपके 1916 ईस्वी में, उस लखनऊ अधिवेशन में आपके नरम दल और गरम दल भी एक हो गया था और मुस्लिम लीग भी एक हो गई थी और एक संयुक्त समिति आपकी बन गई थी। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। तो ऐसे कुछ कांग्रेस के अधिवेशन है जो आपसे बार बार पूछ लिए जाते हैं और उनको आपको याद करना है। जैसे कि पिछले की क्लासों में मैंने आपसे डिस्कशन किया है कि 1896 ईस्वी में आपके जो कलकत्ता का अधिवेशन था उसमें आपकी पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है। वंदे मातरम प्रथम बार किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपके 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में और रहीमतुल्लाह सैनी ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसी प्रकार से एक और मैं आज को आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो आपको नोट करके चलेंगे कि 1911 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो 1911 ईस्वी की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप जानते हैं कि पंडित विष्णु नारायण धर और इसमें ही आपकी पहली बार जनगण मन गाया गया था। पहली बार जनगण मन कब गाया गया था? तो आप कहेंगे कि 1911 ईस्वी की कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित विष्णु नारायण धर ने की थी। इतनी चीज़ें आप नोट करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो आज आप लोगों के होमवर्क के लिए रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसके आपके उत्तर के इंतजार में करूंगा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। और एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे कल पूछा था उसका भी उत्तर आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि आपको क्या क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो आपके लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के जब बीच में दोस्तों एक आपकी संधि हो जाती है आपके यहाँ पर, तो उसके बाद एक आंदोलन था जिसको स्थगित करने की बात की जाती है। तो वह आंदोलन कौन था? ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल पूछा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके स्थगित कर दिया गया था इरविन और गांधी के बीच में समझौता होने के बाद 1930 ईस्वी में।
खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और 15वां आज का है दोस्तों कि क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में यह किसका कथन है? ये किस कथन है आपका क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में कि यह एक आगे की तारीख का चेक है, यह एक आगे की तारीख का चेक है। तो यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। यह किसका कथन है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है किस क्रिप्स प्रस्ताव के बारे में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपकी महात्मा गांधी। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि क्रिप्स प्रस्ताव एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, मतलब उस चेक का कोई मतलब नहीं होने वाला है, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में कहा गया था कि आप लोग जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है इसमें हमारा सहयोग करेंगे, तो आपको द्वितीय विश्व युद्ध में अगर हम जीत जाते हैं तो क्या करेंगे दोस्तों, आप लोगों को कैबिनेट मिशन जो आया था उससे पहले दोस्तों संविधान सभा आपको गठित कर देंगे। तो ये बात के क्रिप्स प्रस्ताव ने कही थी। लेकिन इससे पहले कि प्रथम विश्व युद्ध में यही बात दोहराई गई थी, और यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इसमें सहयोग भी किया था, और जो ब्रिटेन था यह युद्ध में जीत भी गया था। उसके बाद भी इन्होंने आपके भारत को संविधान सभा नहीं प्रदान की थी, संविधान सभा गठन करने का अनुमति नहीं दी थी। इसलिए इस बार इन्होंने कहा था कि यह आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारे आज के समाप्त हो जाते हैं, और आज के ये हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक शाम 4 बजे आपको हिस्ट्री की ये क्लास आपको देखने को मिल जाती है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध होती है। और अगर आप PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और हमसे आप फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर और फेसबुक की। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका आंसर आप लोग अवश्य दीजिएगा कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। धन्यवाद।